कैसे हैं आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने वॉइस में बताया था, अभी जो मैंने कल शाम को वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने बताया था कि मैं जो वॉइस का अगला वीडियो है मैं सुबह अपलोड करूँगा। तो आज मैं ये सुबह मैंने अपलोड किया। तो इसके पिछले वीडियो में मैंने इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था कि पैसिव वॉइस क्या होता है, उसका डेफिनेशन हम कैसे बता सकते हैं, कैसे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस हम पहचानेंगे, कैसे हम पैसिव वॉइस का सेंटेंस पहचानेंगे। अब जरा सा हम ये देख लेते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस अब क्या होता है। तो यहाँ पर अगर हम ऊपर देखें, हेडिंग हमारा पड़ा हुआ है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जो है एक्टिव पैसिव का सेंटेंस होता है। तो इसमें हम ऐसा यूज क्यों करते हैं? तो सेंटेंस जो होता है किसी भी बात को घुमा फिरा कर हम दो तरीके से कर सकते हैं किसी भी बात को। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिखूं कि राम पतंग उड़ाता है, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैं ये लिखूं, अब इस सेंटेंस को किसी और तरीके से लिखा जा सकता है क्या? सेम बात को तो ऐसा भी तो कहा जा सकता है, पतंग राम के द्वारा उड़ाया जाता है, उड़ाया जाता है। तो अगर हम देखें दोनों के सेंस में क्या मतलब है, क्या अंतर है? दोनों के सेंस में यही आ रहा है ना कि पतंग उड़ाया जा रहा है, और उड़ा कौन रहा है? राम। यहां पर क्या है, इसमें प्रभाव किस पे ज्यादा पड़ रहा है, इफेक्ट कौन ज्यादा इफेक्टिव है? अगर हम इसमें देखें तो इसमें राम ज्यादा इफेक्टिव है, लेकिन उड़ाने का काम तो पतंग ही हो रहा है। लेकिन अगर हम दूसरे में बात करें तो दूसरे में कौन इफेक्टिव है? पतंग ना। तो इफेक्टिव का मतलब है कि क्या है कि वो प्रधान है, प्रिंसिपल है, मेन कौन है इसमें? ये है। लेकिन अगर दोनों को सेंस को समझे, उसके दोनों के मीनिंग के समझे, तो मीनिंग दोनों का तो सेम ही है, बस कहने का तरीका अलग अलग है ना। तो क्या होता है एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है पूरा फोकस उसी पे होता है। पूरा फोकस उसी पे होने का मतलब यह है कि उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज किया जाता है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो यहां पर बात करें तो राम ज्यादा यहां पर इफेक्टिव है, और यहां पे जो पतंग है इफेक्टिव। तो किसी भी बात को दो तरीके से कहना, हमारा सेंटेंस का सेंस तो वही निकल रहा है, लेकिन दो तरीके से कहा जा रहा है। अब ये बात करें तो ये जो है ये हमारा हो जाता है एक्टिव का। हम एक्टिव का सेंटेंस ये क्यों होगा, और ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा? पैसिव का। तो एक्टिव का सेंटेंस और पैसिव का सेंटेंस, तो यहां पर देखेंगे तो राम पतंग उड़ाता है, ये एक्टिव का है, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है अगर वो इफेक्टिव हो जाता है तो वो एक्टिव का सेंटेंस कहलाने लगता है। और यदि पैसिव का सेंटेंस तब वो कहलाएगा जब क्या होगा? ऑब्जेक्ट हमारा इफेक्टिव हो जाएगा। जब ऑब्जेक्ट इफेक्टिव हो जाता है तो हमारा क्या हो जाता है? पैसिव हो जाता है। जरा सा इन दोनों सेंटेंस को हम अंग्रेजी में देख लेते हैं। अगर राम की बात करें तो यहां पर हो जाएगा राम फ्लाइज काइट, राम फ्लाइज अ काइट। ये है, ये हमारा एक्टिव का सेंटेंस है। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा ये है, ये वर्ब है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा क्या, इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा अ काइट, यानी इसका मैं अंग्रेजी बना रहा हूं, अ काइट इज फ्लोन बाय राम, ठीक। तो यहां पर अगर देखें तो यहां पे क्या आया, थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझ में आया कि ये वाला हिस्सा जो है कि यहां पर आ गया, यानी कि ये आ गया यहां, और ये जो राम है ये आ गया यहां पर, और ये जो वर्ब है वो उसी जगह पर आ गया। तो यानी कि लेकिन एक चीज है कि फ्लाई का थर्ड फॉर्म लग गया, फ्लाई फ्ल्यू फ्लोन, ये थर्ड फॉर्म हो गया। तो स्ट्रक्चर एक तरीके से हम ये बना सकते हैं कि सबसे पहले आता है क्या? हमारा सब्जेक्ट, फिर क्या आता है? वर्ब आता है,
फिर क्या आता है ऑब्जेक्ट ना। तो जब हम इसका पैसिव बनाते हैं तो ये ऑब्जेक्ट आएगा यहां पर, ये सब्जेक्ट जाएगा यहां पर। तो यहां पर ये जब ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा तो ये यहां पर आ जाएगा, तो ये केस इसका क्या होगा अगर हम देखें तो वैसे तो यहां पर दोनों नाउन है, नाउन का हर जगह सेम केस होता है, कोई केस में चेंजेस नहीं होता है, तो इसलिए इसमें पता नहीं चलेगा। लेकिन जब ऑब्जेक्ट यहां पर आएगा, किसके स्थान पे आ रहा है, सब्जेक्ट के स्थान पे, सब्जेक्ट के स्थान पर आता है तो हम उसको रहेगा वो तो ऑब्जेक्ट ही, लेकिन उसका केस बदल देंगे, बदल जाएगा किसमें, सब्जेक्टिव केस में चला जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्यों भैया, क्योंकि भाई देखो अगर ऑब्जेक्ट आया है सब्जेक्ट के घर पे, अब ये गया है उसके घर पे, सब्जेक्ट के घर पे, तो अब जिसके घर जाते हैं हम उसके अकॉर्डिंग रहने लगते हैं ना। अब ऐसा थोड़ी कि हम अपने घर पे उपद्रव मचाते हैं तो वहां पर भी जाके उपद्रव ही मचाए, ऐसी बात तो नहीं है ना। तो ये इसके जैसा रहने लगेगा, और ये सब्जेक्ट भी क्या करेगा, तुम मेरे घर आओ मैं तुम्हारे घर जाता हूं, तो ये सब्जेक्ट आ जाएगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर। जब ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आएगा तो अब बताओ ये इसके जैसा होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो ये अब सब्जेक्ट आ जाएगा यहां पर, ये सब्जेक्ट यहां पर होगा, लेकिन इसका केस क्या होगा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव केस होगा। समझ आई बात। और ये जो बचा वर्ब, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन 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 एक बात है कि ये जो वर्ब है इसका हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। केवल थर्ड फॉर्म ही नहीं, इस वर्ब के पहले एक वर्ब आएगा जिसको कहते हैं बी वर्ब, जो कि मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, अब इतनी बातें हो गई, थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। तो अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि क्या यहां पर मैंने लिखा है ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, और इसका बहुत बड़ा रोल है पैसिव वॉइस में। वॉइस बनाते समय हमको इसको ध्यान में देना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या करते हैं जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो अभी मैंने बताया कि इफेक्टिव कौन होता है पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट। अगर ऐसा कोई सेंटेंस हो जिसमें ऑब्जेक्ट हो ही ना तो इफेक्टिव बनेगा कौन। तो ऐसा अगर हम कहें ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब अगर होगा तो उसका पैसिव वॉइस क्या होगा, बनेगा। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब होगा यानी ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, विथ ऑब्जेक्ट होता है। ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट आया हो तो वो होता है ट्रांजिटिव वर्ब, और जिसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं आया हो, विदाउट ऑब्जेक्ट हो, वो कहलाता है क्या, इनट्रांजिटिव वर्ब। तो जो वर्ब ट्रांजिटिव होता है उसी का पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और जो वर्ब इनट्रांजिटिव होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन तो होता ही है। अब इसका एक्सेप्शन मिलेगा आप लोगों को इंपरेटिव सेंटेंस में। तो जब मैं इंपरेटिव सेंटेंस बताऊंगा तो वहां पर मैं बता दूंगा कि विदाउट ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये बातें समझ में आई। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाने, बताओ कैसे पहचानेंगे हम ऑब्जेक्ट को। देखो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए तो दो तरीका है। एक तो जो बेसिक रूल है हम समझ जाए तो एकदम आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि पहले मैं दोनों टाइप से मैं बता दूंगा, पहले यहां पर देख लीजिए। तो अगर हम देखो ऑब्जेक्ट को पहचाना इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्ट को हमने नहीं पहचाना तो हमारा पैसिव वॉइस बनेगा ही नहीं ना। तो ऑब्जेक्ट को पहचानना जरूरी है। तो यहां पर हम देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को जब पहचानेंगे तो हम क्वेश्चन करेंगे किससे, वर्ब से, जो ट्रांजिटिव वर्ब आया रहेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आया रहेगा तो ट्रांजिटिव वर्ब तो होगा ही, तभी तो ऑब्जेक्ट आया रहेगा। तो हम क्या करेंगे, क्या से प्रश्न करेंगे, यानी व्हाट से, ठीक है, व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, या फिर किसे, किसे से, यानी उसी को हम क्या कहेंगे, whom। व्हाट से या फिर whom से क्वेश्चन करने पे अगर हमारा आंसर मिल रहा है तो उसमें ऑब्जेक्ट है। और हाँ, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती हम आंसर लाएं,
जबरदस्ती आंसर नहीं लाना है, वो मिलेगा अपने आप, ठीक है, वो अपने आप आंसर देगा। और किसी से भी देखो, कभी कभी क्या होता है दोनों से मिल जाता है, क्योंकि जब दोनों से मिल जाता है तो दो दो ऑब्जेक्ट होता है। एक देखो ऑब्जेक्ट का भी दो टाइप होता है, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब दोनों से आंसर मिल जाएगा, एक लिविंग थिंग होता है एक नॉन लिविंग थिंग। और इसके एक तो ये हो गया ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए पहला पॉइंट। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें, दूसरे पॉइंट के बाद एकदम बेसिक सा रूल है कि क्या करना है, हमको जो मेन वर्ब आया रहेगा, जो हमारे पास मेन वर्ब दिखेगा, जो भी मेन वर्ब आया रहेगा उसके तुरंत बाद अगर कोई नाउन या फिर प्रोनाउन, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है तो वही क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं आया है तो वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता है। बातें समझ में आई? ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोनों पहचान ऑब्जेक्ट का। जरा सा हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, इसमें क्या होता है, कभी कभी इसमें गड़बड़ी हो जाती है, इसलिए जब फ्रेजल वर्ब आने लगता है, क्योंकि फ्रेजल वर्ब ये कहता है कि मेरे वर्ब के बाद कोई ना कोई प्रीपोजिशन आएगा भैया, प्रीपोजिशन नहीं आएगा तो मैं फ्रेजल वर्ब नहीं हूं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करें, जरा सा एक अक्टो सेंटेंस देख लेते हैं। ही गोज टू स्कूल डेली। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट को हमको पहचानना नहीं, हमको तो ऑब्जेक्ट पहचानना है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमको दिख रहा, ऑब्जेक्ट तो यही दिख रहा है ना, दिख रहा है नहीं, ऐसे थोड़ी पहचानते हैं। देखो यहां पर ये दोनों का यूज करो, मैंने बताया है। तो क्या या फिर किसे से, हिंदी में क्या हो जाएगा, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, रोज स्कूल जाता है, वह स्कूल रोज जाता है। तो जरा जाना यहां पर मेन वर्ब है, क्या जाता है, आंसर मिला, क्या जाता है। अगर सब्जेक्ट आंसर मिल रहा है तो वो उसमें नहीं है। तो दूसरे क्वेश्चन करते हैं, किसे जाता है, तो ये तो बड़ा अटपटा है, किसे जाता है, ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, ऐसा तो क्वेश्चन होना नहीं चाहिए, ठीक है, तो वो नहीं होगा। फिर उसके बाद इससे करते हैं, मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आया हो, नाउन या फिर प्रोनाउन। मेन वर्ब कहाँ है हमारा, ये हमारा मेन वर्ब दिख रहा है, मेन वर्ब के तुरंत बाद क्या आ गया, ये लो प्रीपोजिशन। तो ध्यान से, अगर प्रीपोजिशन आया है तो अधिकतर टाइम क्या होता है, अगर मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आता है तो वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब होते हैं, तो फ्रेजल वर्ब है तो उनके साथ प्रीपोजिशन तो आएगा ही, यानी कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। जरा देख लेते हैं कैसे हम पहचानेंगे, उसने क्या लिखा, क्या लिखा, आंसर आ रहा है, मिल रहा है कि नहीं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये आंसर मिल रहा है। किसे से प्रश्न करेंगे, किसे से प्रश्न करने पे नहीं आएगा, जरूरी नहीं है कि दोनों से आए, कभी कभी दोनों से आ जाता है, कभी कभी दोनों से नहीं आता है, ठीक है। इससे भी देख लेते हैं, मेन वर्ब के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन, मेन वर्ब यही है, इसके बाद तुरंत नाउन या प्रोनाउन। अच्छा, ये आर्टिकल एडजेक्टिव को नहीं देखते हैं, अब ये ना कि आर्टिकल एडजेक्टिव को देखने लगे तो वो गड़बड़ हो जाएगा। मेन वर्ब के तुरंत बाद प्रीपोजिशन आ गया तो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन ध्यान से फ्रेजल वर्ब भी नहीं होना चाहिए, फ्रेजल वर्ब होगा तो ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहां पर ये क्या हो गया, लेटर यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया, तो यानी इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेते हैं जरा सा। दे कॉल्ड हिम, दे कॉल्ड हिम, उन्होंने उसे बुलाया। तो अब बताओ क्या बुलाया, क्या बुलाया, आंसर नहीं मिला। दूसरे से, किसे बुलाया, उसे बुलाया। तो ये हमारा मिल गया, किसे से प्रश्न करने पे हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ध्यान देना, ऑब्जेक्ट पहचानना मस्ट है,
अगर ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाएंगे तो हमारा पैसिव नहीं बन पाएगा ना। तो आगे हम देख लेते हैं ये चीजें। यहां से मेन वर्ब से के तुरंत बाद क्या नाउन या प्रोनाउन, मेन वर्ब के बाद तुरंत एक प्रोनाउन आया है। अब ऑब्जेक्ट की जगह पर है तो ऑब्जेक्टिव केस ही तो आएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। ही गेव मी अ रूपी, ही गेव मी अ रूपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। अब देखते हैं यहां पर क्या से प्रश्न करते हैं, क्या दिया, 1 रुपया, किसे दिया, मुझे दिया, तो दोनों आ गया ना। तो दोनों हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो जिसमें जिसमें देखो हमारे पास इसमें ऑब्जेक्ट मिल गया, इसमें भी ऑब्जेक्ट मिल गया, इसमें ऑब्जेक्ट मिला, इसमें नहीं मिला, यानी कि जिसमें हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है हमारा उसी का पैसिव वॉइस बन सकता है। यानी बन सकता है क्या, बनेगा ही, कंफर्म है, उसमें कौन सी दो राय है, ठीक है। और इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक। इसमें दो दो ऑब्जेक्ट आया है तो पैसिव वॉइस दोनों ऑब्जेक्ट में से किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी, वो मैं बनाते समय बता दूंगा, ठीक। तो ये आ गया इंट्रोडक्शन का दूसरा टॉपिक, और ऑब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए, कैसे क्या बनता है, ये चीजें मैंने बता दिया, ठीक है। तो अगर इसमें भी कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा। हाँ, पिछला वीडियो मेरा मैंने जो वॉइस का डाला था अच्छे लोगों ने, मतलब ज़्यादा लोगों ने देखा था और वॉच टाइम भी ज़्यादा था, यानी वॉइस आप लोगों को अच्छा लग रहा है। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करिए, कमेंट तो किया नहीं आप लोगों ने, कमेंट करिए उसमें, और लाइक भी करिए उसको, ठीक है। तो अगले में मैं रूल लेकर आऊँगा, पैसिव वॉइस बनाने का रूल। तो पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है, सारे रूल्स मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।